everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with the last part of chapter number 4 Globalization and Indian Economy class 10. जिसने भी अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, please go ahead and watch them. And this is the last part. So without wasting any further time, let's begin. So इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के इंडिया पर क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे, क्या इफेक्ट्स पड़े थे. हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी. ऐसे ही सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन के भी दो इफेक्ट थे इंडिया पे. पहला है पॉजिटिव इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा? एमएनसी इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया which mean investing in India was beneficial for them. MNCs जो थे उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो इंक्रीज कर लिया था इंडिया में, यानी वो ज्यादा मात्रा में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे. ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंडिया में उनको सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ता लेबर, सस्ता ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब मिल रहा था. तो जब चीप अमाउंट्स पे उनको सब मिल रहा था तो उनको प्रॉफिट्स हो रहे थे, इसलिए वो इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किए जा रहे थे और इंडिया के लिए भी नई नई अपॉर्चुनिटीज इससे बन रही थी. सेकंड, हायर कंपटीशन बेनिफिटेड सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज. अब क्योंकि बाहर की कंपनीज इंडिया में आ गई थी तो कंपटीशन की जो रेट थी वो बढ़ गई थी. तो जो टॉप इंडियन कंपनीज थी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उनके लिए ये बेनिफिशियल साबित हुआ, क्योंकि जो बाहर के गुड्स होते थे वो इंडियन गुड्स से एक्सपेंसिव होते थे, लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो एक ही पर्टिकुलर कंपनी पर स्टिक हो गए थे. तो ज्यादा कंपटीशन की वजह से जो इंडिया की टॉप कंपनीज थी उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने लगा था. लार्ज इंडियन कंपनीज emerged as multinational themselves due to globalization. जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज थी उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे डेवलप किया. ग्लोबलाइजेशन से वो नए लोगों से मिले, नए आइडियाज उन्हें पता चले और नई नई टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्प्लीमेंट करी और इस वजह से एक टाइम के बाद में वो खुद भी मल्टीनेशनल कंपनी बन गए. यानी थे तो इंडियन कंपनीज, लेकिन अब आज की डेट में उनके जो ऑपरेशंस है वो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में चल रहे हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इन्फोसिस. इन्फोसिस एक आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जो बनी इंडिया में थी, जिसका फाउंडर भी इंडियन है, लेकिन अब इन्फोसिस जो है वो अलग अलग कंट्रीज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है और अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑफिसेस के साथ अलग अलग लोगों के साथ मिलके काम भी कर रही है. नेक्स्ट है इसका टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स बेसिकली इंडियन कंपनी है, लेकिन अब टाटा ग्रुप ने अपना ऑपरेशन कंट्रोल इतना एक्सपेंड कर लिया है कि अब वो हर कंट्री में अपना एक एक ऑफिस खोल के बैठे हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, प्लस में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके नई नई चीजें लॉन्च भी कर रही है. तो बेसिकली इससे इतना फायदा इंडियन कंपनीज को हुआ था कि वो न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज करके खुद को मल्टीनेशनल कंपनी जितना सक्सेसफुल बना पाई थी. नेक्स्ट है globalization also resulted in new opportunities for the company providing services, especially IT. वो सर्विसेज जो आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन का होना बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी पता चली और उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में बदलाव भी किया. तो जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी उनके लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत बेनिफिशियल हो गया था. ये तो बात हो गई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को ग्रोथ दी. लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, तो ग्लोबलाइजेशन का सेकंड साइड था उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स. नेगेटिव इम्पैक्ट्स में पहला क्या था? स्मॉल लोकल बिजनेसेस कुड नॉट फेस कंपटीशन. जो छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस थे जो डेली कमाते थे, डेली सेल करते थे और डेली कमाते थे, छोटे छोटे बिजनेसेस, उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ गया था, क्योंकि वो इतने केपेबल नहीं थे कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सके और बाहर की कंट्रीज से आने वाला सामान नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा था. तो इस वजह से उनको एक टाइम के बाद में अपने बिजनेस को बंद करना पड़ गया, जिसकी वजह से उन्हें लॉसेस लगे. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टॉयज बनाने की फैक्ट्री जो इंडिया में थी. इंडिया के पास टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग में बहुत कमी थी और यही रीजन था हमने ग्लोबलाइजेशन किया. तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे
वो बंद हो गए थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नई नई टेक्नोलॉजी को पहले तो इम्प्लीमेंट करे, फिर उससे कुछ बनाए और फिर इसका वेट करे कि लोगों को वो चीज पसंद आएगी या नहीं। तो इससे बेस्ट था कि वो अपना बिजनेस बंद ही कर दे। तो जो छोटे छोटे ट्रेडर थे उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था। सेकंड, लेबर लॉज बिकेम मोर फ्लेक्सिबल टू इंक्रीज एफडीआई। अब गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन तो करा, लेकिन लेबर की जो लॉज थी उनको और ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले 10 घंटे काम करने के लेबर को 500 रुपए मिल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको लेबर 12 घंटे का दे देंगे, आप उसे अभी भी 500 रुपए दो। तो लेबर के लिए तो 2 घंटे सीधे के सीधे बढ़ गए। तो इससे लेबर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, उनकी जो लेबर लॉस थी वो उन्हीं के अगेंस्ट जा रही थी। तो लेबर्स को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो अपनी जॉब्स भी नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें लंबे लंबे टाइम तक वर्क करना पड़ता था, लॉन्ग आवर्स और शिफ्ट देनी पड़ती थी, कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता था। तो इस वजह से लेबर लॉस के अगेंस्ट में जा रहा था ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है, रीजनल प्रोडक्ट्स लाइक धोती, मटका एक्सेट्रा वर डिसअपीयर्ड फ्रॉम मार्केट। जब भी कुछ नया आता है तो कुछ पुराना चला जाता है। तो जो हमारे इंडिया का कल्चर था, बेसिकली जो रीजनल प्रोडक्ट्स थे जैसे धोती, मटका वगैरह, ये सब जो थे इंडियन मार्केट से डिसअपीयर हो गए थे, क्योंकि बाहर की कंट्री वाले इससे भी सुंदर सुंदर चीजें लोगों के लिए एज एन ऑप्शन ले आए थे, और वो भी सेम प्राइस में, इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो उनको वो ज्यादा बेटर लगने लग गया था। इस वजह से लोगों ने अपने कल्चर को छोड़ दिया था और वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे। ये थे इसके नेगेटिव पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अच्छा हो, इसके लिए लोगों को बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा था। अब ग्लोबलाइजेशन को अच्छा बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि लोगों को ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्ट्रगल ना हो। फर्स्ट, गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल। जितने लोग हैं सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखो, नॉट जस्ट द रिच। सिर्फ आप रिच के बारे में नहीं सोच सकते। एक कंट्री में ना ही रिच होते हैं ना ही पुअर होते, दोनों का मिक्सचर होता है। तो अगर कंट्री में दोनों का मिक्सचर है तो ऐसा सामान बनवाओ जो दोनों अफोर्ड कर सके, ऐसी लॉज बनवाओ जो दोनों के लिए बराबर हो। तो लेबर लॉज वगैरह ऐसी बननी चाहिए कि पुअर को उससे लॉस ना लगे। सेकंड, गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टिल द टाइम दे गेट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉम्पीट। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जिनको अपने बिजनेस यहाँ पर बंद करने पड़ गए, अगर सरकार उन्हें सपोर्ट कर देती तो शायद उनको अपने बिजनेसेस बंद नहीं करने पड़ते। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए जिनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपने बिजनेस बंद करने पड़ गए। उनको सपोर्ट करो ताकि क्या हो सके, वो अपना बिजनेस चला सके। सपोर्ट आप कैसे करोगे, आप ट्रेड बैरियर्स लगा दो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस लगा दो, तो बाहर की कंट्री से सामान ही कम हो जाएगा ना, तो आपकी कंट्री के जो लोग हैं उनका सामान भी आपकी कंट्री वाले खरीद लेंगे। नेक्स्ट, government can align with other developing countries to fight against denomination of developed countries in WTO। हमने WTO पढ़ा था हमारे लास्ट पार्ट में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो कंट्रीज थी डेवलप्ड कंट्रीज, वो सब एक साथ आई थी, WTO बनाया था ताकि ट्रेड बैरियर्स जो है उनको कम कर सके। लेकिन इंडिया ठहरी डेवलपिंग कंट्री, तो अब इंडिया को डेवलप कंट्री की सारी बातें मानने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कर सकती है कि वो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में हाथ मिलाए और डेवलप्ड कंट्रीज जो भी गलत चीजें कर रही है WTO में रह करके उसके अगेंस्ट में बोले। जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली ग्लोबलाइजेशन कम हो जाएगा और हमारी कंट्री के लोगों का भी इंटरेस्ट प्रमोट होगा। So with this we have completed this chapter. We hope you liked our video. Please like, share and subscribe. We'll be back with another video super soon. Till then, stay tuned.